Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Abdul Majidoon. I am assistant professor at Department of Computer Sciences, Comstate University, Islamabad, Abdulabad campus. Today we discuss the topic functions in C language in detail. What is function actually? कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में कहते हैं इसकी फंक्शनिंग कैसी है, इसका फंक्शन ठीक नहीं है, इस फंक्शन से क्या हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा. तो सी के अंदर हम ये कहते हैं फंक्शन इज़ अ सेल्फ कॉन्टेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड. कि फंक्शन जो है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं सी की, जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो है परफॉर्म करती हैं. और एवरी सी प्रोग्राम्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस. हर सी प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जिसकी मदद से फिर आप एक सी प्रोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है या एक शेप में आता है. As we noted earlier, using a function is something like hiring a person to do a specific job for you. जैसे हम कहते हैं किसी तरह की हमने फंक्शन परफॉर्म करनी है, जैसे ड्राइविंग एक फंक्शन है, हमें अपने घर में इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है. हमें अपने घर में देखभाल करने के लिए गेट पे वॉचमैन की ज़रूरत होती है. अगर मैं एक खाना पकाने के लिए कुक की ज़रूरत होती है. तो इस तरह की हम जो है किसी फंक्शंस के अगेंस्ट जो है उस पर्सन की जो स्पेशलिटीज़ होती हैं उसको हम लेकर आते हैं और वो वाला काम जो है परफॉर्म करते हैं. समटाइम्स जो होता है बंदे के साथ जो इंटरेक्शन होती है इज़ वेरी सिंपल होती है और बाज़ का इज़ टू कम्प्लेक्स. इसी हिसाब से देखते हैं कि बाज़ का फंक्शन के साथ बात बड़े सिंपल फंक्शन लिखे जाते हैं और बाज़ हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो थोड़ी कम्प्लेक्स नोयत के होंगे. फंक्शंस के अंदर हम दो तरह की चीज़ें को देखेंगे कि फंक्शन दैट कॉल्स और एक्टिवेट्स द फंक्शन, कि जो जहाँ से फंक्शन कॉल होगी या एक्टिवेट होगी, और फंक्शन इटसेल्फ, जो जो फंक्शन इटसेल्फ होगी जिसके अंदर कोई काम परफॉर्म होगा, उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो फंक्शन इटसेल्फ होगा. एक वो जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाएगा और एक फंक्शन इटसेल्फ. यहाँ पे अब सामने एक सादा सी एग्जांपल रखी गई है ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर आपको समझाने के लिए कि फंक्शन जो है वो उसका सिंटैक्स क्या होता है और कैसे काम करेगी. जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि किसी भी कीवर्ड के सामने अगर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे तो उनके अंदर आर्गूमेंट्स हैं या नहीं है, तो आगे पैरेंथेसिस लग गई इसका मतलब वो फंक्शन है. इसकी सिंपल पहचान ये है हमारे पास. जैसे मैन के अंदर हमने मैन इटसेल्फ एक फंक्शन है, जहाँ से आपको पता है कि मैन जो है वो वहाँ से हमारे प्रोग्राम किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. मैन की बॉडी के अंदर हमने फंक्शन लिखा है मैसेज, MESSAGE मैसेज, आगे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन. इसका मतलब है कि जहाँ किसी भी फंक्शंस को जब हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे इसका मतलब है इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं. तो मैन के अंदर हम एक मैसेज का फंक्शन जिसको कॉल कर रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं printf क्राई यू स्टॉप द मोनोटोनी, और मैन को हमने क्लोज कर दिया. अब मैसेज का फंक्शन हमने कॉल किया तो इसका मतलब है कि मैसेज का फंक्शन कहीं पड़ा हुआ है, मैन के बाहर कहीं पे एग्जिस्ट करता है. तो हमने यहाँ पे इस मैसेज के फंक्शन को खुद डिफाइन यहाँ पे किया है. मैसेज के फंक्शन की डिफिनेशन यहाँ पे दी है हमने, और इसकी बॉडी के अंदर हमने लिख दिया है कि जब कभी मैसेज का फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ सिंपल है एक स्टेटमेंट हमने दी हुई है printf की, स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू. तो थोड़ी सी इसकी मैं आपको इनसाइड लॉजिक बता दूं कि जब मैसेज का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो आपका जो ही मैसेज का फंक्शन कॉल होगा सेमीकोलन के साथ, तो ये कंट्रोल यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र होगा मैन के बाहर और यहाँ पे सर्च आउट किया जाएगा कि कहीं मैसेज का फंक्शन एग्जिस्ट करता है. तो जो ही आपका कंट्रोल यहाँ से इधर आएगा तो मैन जो है वो आपका टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड हो जाएगा और मतलब स्लीप स्टेट पे चला जाएगा और आपका कंट्रोल मैसेज के फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है. इसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और जो ही इसकी स्टेटमेंट्स मैसेज की बॉडी के अंदर वाली फंक्शन सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो कंट्रोल बैक्स टू मैन, और जहाँ से कंट्रोल लेट हुआ था वहाँ पे ही जाके उसके बाद वाली सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट वगैरह करेंगी. तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि मैसेज का फंक्शन कॉल हुआ, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा और उसके बाद आपका लिखा हुआ आएगा क्राई एंड वी स्टॉप द मोनोटोनी. Here is the simple output in front of you that I've described to you. A smile and the world smile with you. First the message function will be called, a statement will be executed and the control back to man again, and right after the message function call the next statement within the man will be executed like printf try and we stop the monotony.
Here man itself is a function and through it we are calling the function message. हम man से मैसेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और मैंने बताया कि जो ही आप मैसेज के मैन के फंक्शन मैसेज को कॉल करेंगे तो आपकी जो मैन की वर्किंग है वो टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाएगी। मैन जो है वो स्लीप स्टेट पे चलाएगा और आपका जो फंक्शन मैसेज है वो वेकअप हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। जो मैसेज की फंक्शन की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंट्रोल बैक टू मैन आ जाएगा। मैन दोबारा लाइव हो जाएगा और मैन का फंक्शन, और जहाँ से कंट्रोल आपका एग्जिट हुआ था उसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। फिर मैन को हम कॉलिंग फंक्शन कह सकते हैं, वेयर इज मैसेज बिकम द कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग के ऊपर आपको बता दूं कि कॉलिंग बिहेवियर किस तरह का होता है फंक्शंस का। मैन के अंदर हमने एक प्रोग्राम यहाँ बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैन का फंक्शन है और उसके अंदर हमने प्रिंट है आई एम इन मैन। उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया है इटली, ITEL इटली, और आगे आपकी मैंने पहचान पहले ही बताई है कि जिस किसी कीवर्ड के साथ आगे पैरेंथेसिस लगी हुई, इन पैरेंथेसिस में तो कुछ लिखा हुआ है, कोई वैल्यूज़ हैं, कोई स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी है, पैरामीटर्स हैं, लेकिन उसके आगे सेमी कॉलन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इटली का फंक्शन कॉल किया है, ब्राज़ील का किया, फिर उसके बाद अर्जेंटीना का किया और मैन को बंद कर दिया। अब ये तीनों फंक्शन जो है हमने मैन के बाद डिफाइन किए हुए हैं। इनकी डिफिनीशन जो है इन फंक्शन की, कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके कॉल करने के बाद इन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट क्या होगा, उन फंक्शन के अंदर जो फंक्शनैलिटी हम चाह रहे हैं उसके अंदर हमने यहाँ पे सिंपली आपको समझाने के लिए सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंटफ की दे दी है। इटली का फंक्शन जब यूँ यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो कॉल होगा तो कंट्रोल आपका सीधा यहाँ से मैन से बाहर आ जाएगा, इटली वाले फंक्शन को ढूंढेगा यहाँ पे कि कहीं पे है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर जाके, क्योंकि एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए होती है, इटली का नेम, फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर्स की वैल्यू, उनके रिटर्न टाइप की वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए। जो ये फंक्शन कॉल हुआ और इसकी डेफिनेशन में है यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम इन इटली, और ये इस इटली वाले फंक्शन की जब सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो कंट्रोल आपका तो वापस ऊपर चला जाएगा मैन के अंदर, मैन दोबारा एक्टिवेट होगा और यहाँ से कंट्रोल आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन हमारे पास एक फंक्शन है जिसको ब्राज़ील हमने लिखा हुआ है, तो ब्राज़ील वाला फंक्शन हमने कॉल किया तो ब्राज़ील वाले फंक्शन से दोबारा कंट्रोल आपका मैन से आउट होगा, ब्राज़ील वाले फंक्शन में आएगा और लिखा हुआ आएगा, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा आई एम इन ब्राज़ील। फिर अगेन आपका जहाँ से कंट्रोल जब आउट होगा तो फिर दोबारा ऊपर मैन में जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल आउट हुआ तो दोबारा अगली स्टेटमेंट हमारे पास आएगा अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना वाला जब फंक्शन को कॉल करेगा तो फिर सीधा नीचे अर्जेंटीना वाले फंक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आई एम इन अर्जेंटीना। जब प्रिंट स्टेटमेंट हमारी जब एग्जीक्यूट होगी, जब ये दोबारा कंट्रोल पर मैन में जाएगा तो उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट के पास मैन की कोई नहीं है, तो फिर आपका कंट्रोल आउट हो जाएगा और आपकी आउटपुट कुछ इस तरह की आ जाएगी। सबसे पहले इटली का फंक्शन का सबसे पहले ऊपर लिखा होगा आई एम इन मैन, उसके बाद इटली का फंक्शन ये वाली आउटपुट, फिर ऊपर फिर ब्राज़ील का फंक्शन कॉल हुआ, फिर आई एम इन ब्राज़ील, फिर ब्राज़ील के बाद जब ऊपर दोबारा गए स्टेटमेंट के बाद तो अर्जेंटीना वाला फंक्शन लिखा हुआ जिसको कॉल कर लिया हमने, तो ये आई एम इन अर्जेंटीना, ये इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। अभी तक जो हमने सीखा है उसका कंक्लूजन क्या है कि एनी सी प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन फंक्शन, कोई फंक्शन ना भी हो लेकिन एक एटलीस्ट फंक्शन होता है और वो फंक्शन हमेशा मैन का फंक्शन होता है, क्योंकि मैन वो फंक्शन है जिससे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। लिहाजा मैन ऐसा फंक्शन है जिसको हर सूरत आपके सी प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। आप अपने किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन लिखते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, इट्स अप टू यू, जितने मर्जी आप फंक्शन लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ईच फंक्शन इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इन द सीक्वेंस बाय द फंक्शन कॉल इन द मैन। जिस सीक्वेंस में आपके मैन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहे हैं उसी तरह उनकी एग्जीक्यूशन होगी, और आफ्टर ईच फंक्शन हैज़ डन इट्स थिंग कंट्रोल रिटर्न टू द मैन। जब एक फंक्शन कॉलिंग के बाद उसकी फंक्शनैलिटी डन हो जाएगी तो कंट्रोल बैक टू मैन हो जाएगा और जहाँ से आपका कंट्रोल रन आउट हुआ था उसी जगह से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है कि वन फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन इट हैज़ ऑलरेडी कॉल्ड। हम एक फंक्शन से दूसरी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन की वर्किंग थोड़ी देखिएगा, बी अटेंटिव नाउ। मैन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दी आई एम इन मैन, उसके बाद हमने इटली का फंक्शन कॉल किया और इटली वाले फंक्शंस पे जो ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो सीधा मैन से बाहर होगा और इटली वाले फंक्शन के अंदर आ जाएगा। आपके हमने लिखा होगा आई एम इन इटली, आई एम इन मैन के बाद लिखा होगा आई एम इन इटली, उसके बाद ब्राज़ील वाले फंक्शन में आ जाएगा, तो ब्राज़ील वाला फंक्शन यहाँ से जब एग्जीक्यूट करेगा तो इस इटली वाले जो 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 फंक्शन की बॉडी है इससे कंट्रोल आउट होगा और बाहर जाएगा, तो ब्राज़ील वाले फंक्शन में एंटर होगा तो इटली स्लीप स्टेट पे चला जाएगा और आपका मैन पहले से स्लीप स्टेट पे ऑलरेडी है। ब्राज़ील वाला फंक्शन एक्टिवेट जब होगा तो उसके अंदर लिखा होगा आई एम इन ब्राज़ील
और उसके बाद आपका फंक्शन यहाँ पे इसके अंदर ही लिखा हुआ है अर्जेंटीना, फिर अर्जेंटीना वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो अब यहाँ से कंट्रोल जब आउट होगा तो ब्राज़ील वाला फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन में ये स्लीप स्टेट पर जाएगा और अर्जेंटीना वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो लिखा हुआ है आई एम एन अर्जेंटीना। जब यहाँ से आउट होंगे तो कंट्रोल तो कहाँ से लास्ट टाइम पे आउट हुआ था, इस फंक्शन से। अर्जेंटीना के बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं थी, तो फिर दोबारा यहाँ से कंट्रोल आपका ये ब्राज़ील वाले फंक्शन से जब आउट होगा तो पीछे ऊपर जाएगा इस जगह पे, क्योंकि ब्राज़ील का फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था। तो यहाँ इसके बाद लिखा हुआ आपके पास आएगा आउटपुट में आई एम बैक इन इटली। तो जब यहाँ से आखिरी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, तो जब यहाँ से कंट्रोल आउट होगा क्योंकि इटली वाला फंक्शन कॉल हुआ था, तो पीछे इटली वाला फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ, सीधा कंट्रोल आपका मैन में चला जाएगा। तो मैन में जाएगा तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट आई एम फाइनली बैक इन मैन ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद मैन के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन या कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी आउटपुट कुछ यूँ आ जाएगी आई एम एन मैन। उसके बाद आई एम एन इटली फंक्शन यहाँ से इधर आया, उसके बाद ब्राज़ील वाला फंक्शन कॉल हुआ आई एम एन ब्राज़ील। उसके बाद अर्जेंटीना वाला फंक्शन कॉल हुआ आई एम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से जब बाहर हुए तो अर्जेंटीना वाला फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से। कंट्रोल आपका यहाँ पे है, इसके पास स्टेटमेंट कोई नहीं है। फिर यहाँ से ये ब्राज़ील वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन से जब हम आउट होंगे क्योंकि इसके पास स्टेटमेंट कोई नहीं है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो यहाँ से कंट्रोल आउट होकर ब्राज़ील वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था वहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हम इटली में आ गए। तो ब्राज़ील वाले फंक्शन जब यहाँ कंट्रोल आया तो उसके बाद स्टेटमेंट रहती थी हमारी, वो एग्जीक्यूट होगी आई एम बैक इन इटली। ये सेकंड लास्ट स्टेटमेंट आउटपुट में लिखी हुई एग्जीक्यूट होगी। जब यहाँ से ब्राज़ील वाला फंक्शन जो है इटली वाला फंक्शन जब यहाँ से कंट्रोल इसका आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ कहाँ से कॉल हुआ था, मैन से, तो मैन कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ उसके बाद वाली स्टेटमेंट आई एम फाइनली बैक इन मैन। आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। सी प्रोग्राम इज़ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस, कि पहले भी बता चुका हूँ कि एक सी प्रोग्राम के अंदर एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। ये फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन द फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। जब फंक्शन कॉल्ड होता है तो उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो कॉलिंग मैन से हो रही है अर्जेंटीना फंक्शन की, और इसका मतलब अर्जेंटीना फंक्शन कॉल्ड हो चुका है। यहाँ पे देखें आप कि फंक्शन इज़ डिफाइंड व्हेन फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस इन विच वन और मोर स्टेटमेंट्स मे बी प्रेजेंट। फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है कि आपने फंक्शन का नेम, उसके बाद उसकी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आपने पैरेंथेसिस में लिख देनी है अगर हैं या नहीं है। उसके बाद आपने ब्रेसेस के अंदर जो है उसकी डिफिनेशन देनी है। यहाँ पे आपने इसको टर्मिनेट नहीं करना, यहाँ उसकी डिफिनेशन है। सी की वैलिड स्टेटमेंट से आपकी कोई भी लॉजिक, कोई भी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं वो आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, वो आपकी स्टेटमेंट सी की यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास डेफिनेशन की सिंटैक्स हमारे पास ये बनता है। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ए फंक्शन को आप जितनी मर्जी है आप चाहें उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैन के अंदर हमने मैसेज के फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, तो मैं उसके बाद हमने इसको डिफ़ाइन किया है कि ज्यूबल थीफ पहली बार यहाँ से कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मैन के बाहर, तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। कंट्रोल जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो इस जगह पे तो दोबारा अगली स्टेटमेंट, फिर दोबारा मैसेज लिखा हुआ है तो फिर दोबारा आपका ये फंक्शन कॉल होगा और ये दोबारा ज्यूबल थीफ लिखा हुआ आएगा। जब दोबारा ऊपर जाएगा तो आगे स्टेटमेंट कोई नहीं है। तो ये फंक्शन को जो है आपने मैन के अंदर से जितनी मर्जी चाहें आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि मैन के अंदर जो सीक्वेंस फंक्शन की कॉलिंग का होगा उसी सीक्वेंस में फंक्शन जो है वो कॉल होंगे और एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन जो है वो आगे पीछे आप कहीं भी मैन के बाद दे सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपने फंक्शन कॉल किए हैं उसी सीक्वेंस में आपके फंक्शन की डिफिनीशन का होना ज़रूरी नहीं है। मैसेज 1 जो है यहाँ पे जब कॉल हुआ तो मैन से जब बाहर आएंगे तो आपका कंट्रोल यहाँ मैच नहीं होगा तो यहाँ मैच हो जाएगा, फंक्शन को यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो मैसेज 2 होगा, फिर मैसेज 2। लेकिन यहाँ मैसेज 2 पहले लिखा हुआ है, मैसेज 1 की डिफिनेशन बाद में, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आपके जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करेंगे। एक फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर उसी फंक्शन को हम कॉल भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रिकरियन बोलते हैं कि व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, सो सच अ प्रोसेस is called recursion. A function can be called from other function but a function cannot be defined in another function. एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लेकिन एक फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन की डिफिनीशन नहीं दे सकते। जैसे मैन के अंदर किसी और फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब ब्राज़ील हमने लिखा तो ब्राज़ील के अंदर जाके हम इटली को कॉल कर सकते हैं, या इटली के अंदर जाके हम ब्राज़ील को कॉल कर सकते हैं, लेकिन इटली की डिफिनीशन के अंदर जाके ब्राज़ील की डिफिनीशन नहीं दे सकते। ये इसका मतलब ये है।
मैन के अंदर हमने एक मैन की डेफिनेशन है, इसकी बॉडी, ये मैन की बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर हमने एक फंक्शन अर्जेंटीना उसकी डेफिनेशन दी हुई है जो कि हमारे पास इनवैलिड है, ये हम नहीं कर सकते। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको बता दूं कि आप फंक्शंस को देखा है हमने कि जैसे फंक्शन का नाम क्या होता है, उसकी अभी अभी तक जो देखे हमने तो उसके अंदर हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करना और फंक्शन कॉल कैसे हुई और फंक्शन डिफाइंड कैसे हुई और फंक्शन का कंट्रोल मैन से आउट कैसे हुआ और सीक्वेंस क्या था और किस तरह चीज़ें जो है रिटर्न हुई और कंट्रोल का जो मूवमेंट थी वो किस तरह की हुई। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि फंक्शंस की टाइप्स क्या हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, इनको बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं। लाइक यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट वी आर द प्रिंट ऑफ फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, हमने लिखा नहीं है, लिखा हुआ इसको हम यूज़ कर लेते हैं। स्कैन एफ फंक्शन है, गेट सी एच ई है, एग्जिट है, इस तरह बहुत सी और फंक्शन हैं जिनको हम सिर्फ आप सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। ये पहले से इनकी डिफिनीशन जो है आपके कंपाइलर के साथ आई हुई है। इनको हम सिर्फ मैन के अंदर कॉल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली जब कॉल होते हैं जिस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड है उस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। इस फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन आपका जो कंपाइलर वो एग्जीक्यूट करके आपकी आउटपुट आपको दे देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने सीखना है और ये हमने पढ़ना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है हमने फंक्शन जब बनाने, लाइक डिस्प्ले का फंक्शन है, हमने खुद लिखा है। ये यूज़र अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फंक्शन किसी फंक्शन को लिखना चाहता है तो वो फंक्शन को बना देगा, उसका टास्क कहीं पे सेव कर देगा, दोबारा जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वो कॉल कर लेगा। अर्जेंटीना का फंक्शन है, गेट नंबर है, गेट रिजल्ट्स है, सम है, एग्रीगेशन है, कोई भी फंक्शन आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। क्वेश्चन ये है कि वाई यूज़ फंक्शंस, हम फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। कि देखें, अगर हमारे पास हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है या हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमें उसकी लॉजिक लिखनी है। अगर हमने 10 बार ये काम करना है तो क्या हम मुख्तलिफ टाइम पे 10 बार ये कोड लिखेंगे? बेहतर ये है कि आप एक फ़ंक्शन का कोड आप लिख के कहीं छोड़ दें और जब कभी उस फंक्शन की आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको वैल्यू दें ताकि उसको आपको आउटपुट आ जाए। जैसे हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा हुआ है, आप हमेशा प्रिंट एफ के अंदर जो मर्ज़ी चाहे लिखना चाहें तो उसकी पैरामीटर की वैल्यू वहाँ से पास करते हैं तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह जो हमारे पास जो एफ़र्ट्स लगती हैं कि हम एक काम को बार बार करें, उससे बेहतर है उसको एक बार करके कहीं पे सेव कर दें, जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो उसको हम री यूज़ कर सकते हैं। तो री राइटिंग ऑफ द सेम कोड ओवर एंड ओवर इज़ क्वाइट हेक्टिक प्रोग्रामर्स के लिए, तो उस चीज़ से बचने के लिए फंक्शन लिखते हैं। यूजिंग फंक्शन इट बिकम्स ईजियर टू राइट प्रोग्राम्स एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। कि फंक्शन की मदद से हम प्रोग्राम को लिखना बड़ा आसान है और ये उनको कीप ट्रैक करना भी आसान है कि कौन से फंक्शन में क्या हो रहा है और उसकी ऑपरेशंस को हम जो है बड़ी ईजी से देख सकते हैं। उसमें कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं उसी जगह पे या उसी फंक्शन की डिफिनेशन में जाके हमको चेंज करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ डिलीशन चाहते हैं, कोई अपडेशन चाहते हैं, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं कि रिगार्डलेस कि हम सारे के सारे प्रोग्राम को बॉदर करें। अगर हम किसी भी प्रोग्राम की वर्किंग को, ऑपरेशंस को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो डिवाइड कर दें, सब डिवीजन कर लें और हर एक्टिविटी के अंदर हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम ज़्यादा से कोड लिखते हैं तो इंडिपेंडेंट कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो तो हमारे पास ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और जैसे भी हम पहले कहते हैं कि अगर एक बड़ा सा प्रोग्राम हो या बड़ी सी रियासत हो या बड़ी सी चीज़ हो, उसको अकेले इट्स मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, कलेक्टिवली हैंडल करना मुश्किल होता है। रिगार्डलेस कि उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको हम अलग अलग कर लें और उनके अंदर जो है उनको सेपरेटली हम चीज़ों को डील कर रहे हैं तो हमारे पास जो एफिशिएंसी हो ज़्यादा मैटर करेगी। जैसे यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर हम एकेडमिक्स को अलग कर देते हैं, हमारे पास जो रेजिडेंट्स उसको अलग कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर देते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हायरार्की बनती है, हर फंक्शनल यूनिट्स को हमने अकाउंट्स को, स्टूडेंट अफेयर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को, एकेडमिक्स को, जो लोग डील कर रहे हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं और हर फंक्शनल यूनिट्स के अंदर एक स्पेसिफिक बंदा बैठा देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो इफेक्टिवली वो चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो रही होती हैं। तो सेम द फिलोसफी इज़ यूज्ड ओवर हियर कि जब एक बड़े प्रोग्राम की जो लॉजिक है अगर हम उसको क्रैम कर लें छोटे प्रोग्राम्स के अंदर तो उनकी सब डिवीजन जो होती है उस फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है, उसको मैनेज करना बड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए। कि मॉरल स्टोरी क्या है फंक्शन के पीछे कि कभी भी ऐसा ना करें कि किसी भी प्रोग्राम की इंटायर लॉजिक को आप क्रैम कर लें एक वन फंक्शन के अंदर। इट्स वेरी बैड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। Instead, break a program into smaller units and write the function of each of these isolated subdivisions.
आप अपने प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी है देखें कौन कौन से काम हो रहे हैं, उन काम्स को आप जो है सब पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उन सब के अंदर जो है उनकी फंक्शनैलिटी जो है उन फंक्शंस के अंदर लिखते हैं आप। और डोंट हेजिटेट टू राइट फंक्शन दैट आर कॉल्ड ओनली वंस। ये ना कहें कि फंक्शन जो है हमने लिखने हैं और जो एक ही बार हमारे पास कॉल होते हैं तो उनको लिखना सही नहीं है, तो आप यू कैन डू दैट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ दैट दिस फंक्शन परफॉर्म सम लॉजिकली आइसोलेटेड टास्क। हर फंक्शन जो है वो लॉजिकली आइसोलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। हम फंक्शन के दरमियान जो है वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अभी तक जितने फंक्शन हमने पढ़े हैं, पीछे प्रोग्राम देखे हैं हमने जिसमें हम फंक्शन को कॉल किया, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुई और वापस आ गए, हम सिर्फ प्रिंटफ की स्टेटमेंट के साथ खेले। लेकिन रन टाइम के ऊपर जो है आप कोई भी वैल्यू फंक्शन को दे सकते हैं, या वो कॉल होगी कि आप मिसाल के तौर पर किसी एक फंक्शन लिखा है जो फैक्टोरियल फाइंड करता है, या हमने 3 नंबर्स दिए उनमें से किसी को ग्रेटर फाइंड करना है या हमने स्मॉलर फाइंड करना है, 3 वैल्यू हमने फंक्शन को दे दी। फंक्शन जब 3 वैल्यू को लेगा खुद ही उन फंक्शन के साथ प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो या स्मॉलेस्ट होगी या लार्जेस्ट होगी। या आपसे एक वैल्यू ली है, उसने आपको वैल्यू लेने के बाद उस वैल्यू को उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी फंक्शनैलिटी उसकी फंक्शन डेफिनेशन में लिखी हुई हमने जो वैल्यू आएगी तो उसका फैक्टोरियल फाइंड होगा और आपकी उसका रिजल्ट जो आपको फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह की जब वैल्यू जब हम फंक्शन को पास करते हैं तो उसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, उसको आर्गूमेंट्स भी कहते हैं कि हम फंक्शन को आर्गूमेंट पास किया या हमने पैरामीटर पास किया। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली कॉल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कॉल हुई और कॉल्ड के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉर्मली हम आर्गूमेंट्स या पैरामीटर के थ्रू करते हैं जब कोई वैल्यू एक्चुअली पास कर रहे होते हैं। यू हैव अननोइंगली यूज द आर्गूमेंट्स इन द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। जैसे हम प्रिंटफ और स्कैनफ के अंदर जो है आर्गूमेंट पास करते हैं। जैसे प्रिंटफ के अंदर हमारे पास अगर डबल कोट्स ने लिखे होते हैं, पूरी स्ट्रिंग जो है एज इट इज़ जो लिखी है अपने प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर आपने किसी वेरिएबल मेमोरी की वेरिएबल स्टोर आपने डिक्लेयर की, उसकी वैल्यू को वहाँ से प्रिंट करना चाह रहे हैं प्रिंटफ के अंदर, तो आप काम करके उन वैल्यूज़ का नाम लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे और पीछे फॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप जितने वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं और कामे के साथ वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ जाएंगे। सेम लॉजिक इज़ ओवर हियर। अगर आप स्कैन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हैं तो 2 पैरामीटर्स मिनिमम पास हो रहे हैं कि एक वो फॉर्मल स्ट्रिंग की वैल्यू और कामे के बाद मेमोरी की जो एड्रेस है उसकी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं वो। अगर आप मल्टीपल कर रहे हैं तो वो कामे के साथ हिसाब से उसी तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ऑन वेरिएबल्स की। The format string and the list of variables used inside the parentheses in these functions are arguments. So the arguments are sometimes also called parameters. हम जो पैरेंथेसिस के अंदर जो फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाद अंदर जो कुछ आर्गूमेंट्स लिखे जाते हैं, जो वैल्यू लिखी जाती हैं, जो वेरिएबल लिखे जाते हैं उनको हम आर्गूमेंट्स बोलते हैं। और इन आर्गूमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एक फ़ंक्शन में लिखा है और इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा टाइम लूँगा ताकि आपको उसकी सारी इंटायर लॉजिक जो है फंक्शन के हिसाब से पूरी की पूरी समझ आ जाए। हम जो है वो सम फाइंड करना चाहते हैं 3 नंबर्स का फंक्शन की मदद से। हमने यहाँ पे एक मैन से पहले एक फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है और इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं कि ये रन टाइम पे कबारों को बता दिया जाएगा कि लेटर आपके प्रोग्राम के अंदर इस तरह का फंक्शन को इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम कॉल सम है और उसके अंदर 3 पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के पास हो रहे हैं और इस फंक्शन का जब रिजल्ट हमारे पास रिटर्न होगा तो उसकी रिटर्न टाइप फंक्शन की हमारे पास इंटीजर होगी। ये फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या होता है, फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर्स की नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स कितने और उनकी रिटर्न उनकी टाइप क्या है और इस फंक्शन की इट सेल्फ रिटर्न टाइप क्या है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे लिखी जाती हैं और आपने यहाँ पे अपने उसको टर्मिनेट कर देना है सेमीकोलन से। मैन के अंदर आपने 3 वेरिएबल लिए, सम का वेरिएबल लिया, 3 वैल्यूज़ आपने यूज़र से रन टाइम पे गेट कर ली और यहाँ पे फंक्शन लिखा कॉल सम ABC, तीनों वैल्यू आपने जो यहाँ पे ली थी आपने इस फंक्शन को रन टाइम पे पास कर दी। अब ये क्या होगा, जो ये इस लाइन पे आपका कंट्रोल आएगा तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और आपका कंट्रोल यहाँ से सीधा मैन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपका सेम उसी नाम के साथ कॉल सम, ये नाम सेम होना चाहिए फंक्शन कॉल और कॉल्ड का, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं उसी नाम के साथ फंक्शन की डेफिनेशन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और मीन सिंपल के उस फंक्शन का सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर भी बोलते हैं उसको, कि
फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो पास आर्गूमेंट पास हुए हैं उनकी जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए। 3 वेरिएबल आपने जो यहाँ वैल्यू दी थी वो तीनों ABC में आपने भेजी, तो नीचे इस फंक्शन में हमने कॉल सम में इन तीनों वैल्यूज़ को हमने गेट किया। अब गेट करने के लिए हमारे पास 3 नीचे वेरिएबल्स होने चाहिए, एंड हमने इंट x, इंट y, इंट z किया। आप सिंपल x, y, z भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंट a, इंट b, इंट c भी कर सकते हैं जो ऊपर आपने वैल्यू भेजी हैं। आपके यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं मैन के अंदर, जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर, इनको हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। लेकिन इन वैल्यू को जब भेजने के बाद यहाँ पे हमने नीचे फंक्शन की डिफिनीशन के बाद, फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर हमने जो लिखे हैं इनको हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स की वैल्यू सेम भी हो सकती हैं, मतलब ए यहाँ पे तो यहाँ भी हो सकता है। और आपने जब तीनों वैल्यू यहाँ पे हैं तो गेट कर ली। नीचे हमने इसकी डिफिनीशन में लिखा एंड डी, और ये 3 वैल्यू जो हमारे पास आई थी इनके अंदर ABC की वैल्यू जो आपने यहाँ पे दी थी वो गेट हो चुकी हैं। x प्लस वाई प्लस जी करेंगे तो ये इनका जो रिजल्ट होगा डी में स्टोर किया, और नीचे हमने रिटर्न डी कर दिया। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी किसी भी फंक्शन का जो के अंदर जो रिजल्ट होता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। इस ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगी तो इसके विषय में लिखे रिटर्न टाइप लिखी हुई है एंड, ये हमारे पास फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगी तो ये रिजल्ट रिटर्न करेगी, जो रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर है। तो जब ये फंक्शन रिजल्ट रिटर्न डी होगा यहाँ से, तो रिजल्ट इसका सीधा यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, जो भी आपके तीन वेरिएबल की वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने यहाँ पे साइन कर दिया सम को, और नीचे जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसके अंदर लिखा होता है सम ऑफ % e एंड % इज % कि आपने मिसाल के तौर पर ABC की वैल्यू 3 4 5 दी थी, लिखा हुआ है सम ऑफ 3 4 एंड 5 इज 12 आ जाएगा हमारे पास ए। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो कंपाइलर को रन टाइम में बताता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा फंक्शन लेटर यूज़ हुआ है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल हुआ है जिसका नेम कॉल सम है। उसके अंदर 3 तरह के पैरामीटर्स पास हुए हैं, उनकी टाइप इंटीजर है, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न टाइप है हमारे पास वो भी इंटीजर ही आएगी। तो आपके फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है उसकी डिफिनीशन के हिसाब से सेम होना चाहिए। एक्चुअल आर्गूमेंट्स जो हम कॉलिंग फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो सेम नाम के साथ हम फंक्शन डिफिनीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसलिए इनको लादा किया था कि आप कंफ्यूज ना हो, आप सेम भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप एंड साथ ना भी लगाएं तो फिर भी काम होता है। और यहाँ पे अगर आप एंड के साथ वेरिएबल लिखेंगे तो बाज़ का ये काम करता है और बाज़ का कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, बाज़ का नहीं करता। लेकिन जो जनरल सिंटैक्स इसका प्रोटोटाइप ये होता है कि सिंपल आप जितने वेरिएबल्स आपने यूज़ किए नीचे फंक्शन की कॉलिंग के अंदर, जो वैल्यू आर्गूमेंट पास किए हैं उनकी सिर्फ टाइप जो है आप ऊपर प्रोटोटाइप पे सिर्फ मेंशन कर दें। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास आपके फंक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको रिटर्न कर देती है पीछे आपकी कॉलिंग फंक्शंस को। और रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है एट द सेम टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकती है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट ये सेंड वापस नहीं हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं अभी तक जो सीखे हमने, द वेरिएबल्स A, B एंड C आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गूमेंट्स, जो मैं बता चुका हूँ आपको, वेयर एज द वेरिएबल्स X, Y एंड Z आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गूमेंट्स, जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में इस्तेमाल किए। सेम नेम एज एक्चुअल आर्गूमेंट हैज़ कैन बी यूज्ड एज द फॉर्मल आर्गूमेंट, सेम इस्तेमाल हो सकते हैं। एन नंबर आर्गूमेंट्स कैन बी पास टू ए फंक्शन बीइंग कॉल्ड, जिस फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं उसके अंदर किसी तक जितनी मर्जी जो है आर्गूमेंट आप पास करना चाहें कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी टाइप, उनका ऑर्डर और द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स की जो वैल्यू हो सबकी सब टाइप के हिसाब से और नंबर के हिसाब से हमारे पास ऑलवेज सेम होनी चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बता चुका हूँ, फिर स्लाइड पे दोबारा डिस्कशन आ गई है कि द रिटर्न स्टेटमेंट सर्व टू पर्पस। ऑन एग्जीक्यूटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट इट इमीडिएटली ट्रांसफर्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम, कि जो ये रिटर्न स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो कॉलिंग प्रोग्राम को वापस भेज देगी। और इट रिटर्न्स द वैल्यू प्रेजेंट इन द पैरेंथेसिस आफ्टर रिटर्न, के रिटर्न करने के बाद इसकी पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू आपने रिटर्न की वो सीधी वैल्यू रिटर्न होगी कॉलिंग प्रोग्राम को वापस चली जाएगी। इन दी above प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 नंबर इज़ बीइंग रिटर्न, बीच हमने देखा है कि लास्ट स्लाइड पे कि हमने रिटर्न डी किया था, तो डी के अंदर हमारे पास जो है 3 वेरिएबल्स एक्स वाई सी का जो रिजल्ट था वो स्टोर किया था और हमने उस रिजल्ट को हमें रिटर्न कर दिया। ये कॉलिंग फंक्शन को चला जाएगा और कॉलिंग फंक्शन की वजह रिजल्ट जब रिटर्न होगा तो उसको हमने सम में स्टोर किया था और नीचे फिर हमने सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया था। Whenever the control returns from a function, some value is definitely returned. जब एक फंक्शन से जो कंट्रोल रिटर्न होता है तो उससे डेफिनेटली एक वैल्यू रिटर्न होती है।
इफ़ ए मीनिंगफुल वैल्यू रिटर्न देन इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द कॉलिंग प्रोग्राम। तो अगर कोई मीनिंगफुल वैल्यू रिटर्न हुई है तो कॉलिंग प्रोग्राम में उसको गेट करेंगे और उसको हम इक्वेट किया हुआ है हमने किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे हमने सम इक्वल टू कॉल सम। तो हम कहते हैं जब ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शंस को वैल्यू डी की रिटर्न हुई थी तो उसको हमने इक्वेट कर लिया था, उसको असाइन कर दिया था सम के वेरिएबल्स को। इसको हमने फर्दर सम को हमने कहीं यूज़ करना है, उसका हमने सबमिशन लेनी है, कोई एग्रीगेशन करनी है, सम के साथ फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, सिंपल प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं। If you want that a called function should not return any value, in that case we must mention so by using the keyword void। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर फंक्शन किसी को कॉल किए और जो कॉल्ड फंक्शन है वो कोई वैल्यू में रिटर्न वापस ना करे तो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप पीछे जो हम लिख देंगे void डिस्प्ले। और पीछे जो प्रोग्राम हमने बनाया था अगर उसको हम कहते हैं इस प्रोग्राम में आ जाएँ तो हम कहते हैं ये वाला फंक्शन जब एग्जीक्यूट करें तो उसका रिजल्ट यहाँ ही प्रिंट हो जाए, उसकी वैल्यू पीछे वापस यहाँ पे ना आए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम सम इक्वल टू को ख़त्म कर देते हैं, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं कॉल सम ABC और इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पे हम हटा के इधर नीचे ले आएंगे। तो जब ये फंक्शन कॉल सम कॉल होगा, तीन वैल्यूज़ के अंदर आएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे void कॉल सम इंट x इंट y इंट z और यहाँ पे इंट d इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। और ये वाली स्टेटमेंट जो है ना इसको उठा के आप यहाँ रिटर्न की जगह पे लगा दें, रिटर्न को हटा दें यहाँ से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फंक्शन जब कॉल हुआ तो कंट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ पे तीन वैल्यू आ गई, इन तीनों वैल्यू को हमने जमा किया और जमा करने के बाद इनका रिजल्ट ही हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और यहाँ से जब पूरी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो सीधा कंट्रोल आपका वापस इस जगह पे आ जाएगा। अगर इस जगह पे बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट फर्दर प्रोग्राम में लिखी हुई तो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो इस केस में क्योंकि ये स्टेटमेंट हम नीचे ले गए थे तो उसके बाद मैन जो है वो क्लोज हो जाएगा। और ए फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट टाइम, दस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनवैलिड। कि एक फंक्शन जो है एट द सेम टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकती है, दो वैल्यू और रिटर्न नहीं कर सकती। ये आपके जहन में होना चाहिए, ये एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ गया है कि आपके जो मैन के अंदर जो एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू है वो आपने जब भेज दी फंक्शंस को और उस वैल्यू को आपने अपनी फंक्शन की डिफिनीशन में जाकर चेंज भी कर दिया तो उसकी चेंजिंग से आपकी जो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू है मैन के अंदर उसकी ओर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे हमने ए को 30 किया और ए को पास किया तो इस तरीके हमने जब ए यहाँ पे आया और ए की वैल्यू 30 हमने यहाँ पास कर दी तो आप यहाँ पे इंट ए भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने बी किया वैसे तो ए के अंदर जो है वैल्यू यहाँ पे 30 आई और नीचे इसी बी को हमने बी में भी 30 पढ़ दो लेकिन यहाँ पे बी के ऊपर हमने बी को 60 कर दिया, 30 वैल्यू ओवर राइट हुई 60 के साथ तो 60 जो है इसके ऊपर आ गया तो प्रिंट करा दिया बी को। तो जब कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा इस जगह पे तो दोबारा हम प्रिंट एफ करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 60 डिफिनीशन में हमने चेंज कर दी है लेकिन उसका इफेक्ट कोई भी आपकी एक्चुअल वेरिएबल्स के ऊपर नहीं होगा। तो जहाँ भी हमारे पास कॉल बाई वैल्यू होता है क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल बाई वैल्यू कर रहे हैं, आगे कंसेप्ट हमारे पास आएगा इसका, कि कॉल बाई वैल्यू के ऊपर जो है हम उस वेरिएबल की कॉपी भेजते हैं। ओरिजिनल वैल्यू की जो वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो रिटेन रहती है, कॉपी के साथ आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। उस कॉपी के साथ जो वैल्यू भी आपने फंक्शन डेफिनेशन में चेंज किए हैं उस फंक्शन की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया है, कुछ और कर दिया है, लेकिन जब वापस आप कंट्रोल आपका मैन में आएगा तो जो आपके एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू थी, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो हमारे पास सेम रहेगी। तो ये ध्यान में रख लें कि आपके वेरिएबल को आपने जो वैल्यू यहाँ पे मैन में असाइन की है उस वैल्यू को आपने जब फंक्शन किसी फंक्शन के थ्रू आगे भेज दिया है और उस वैल्यू के साथ आपने सेम नेम के साथ कुछ भी कर दिया है या डिफरेंट नेम के साथ कुछ कर दिया है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसकी जब वापस कंट्रोल मैन में आएगा तो उसकी असल वैल्यू मैन की स्कोप के अंदर, ये मैन का स्कोप है, मैन की स्कोप मीन की इस बॉडी के अंदर जो मैन के जो वैल्यू आ रही है वो मैन की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हम फंक्शन के अंदर कॉल बाई वैल्यू है या हम फंक्शन को कॉल किया वैल्यू के साथ। तो कॉल बाई वैल्यू कंसेप्ट ये है, कॉल बाई वैल्यू के अंदर हमारे पास आपकी एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो रिटेन रहती है क्योंकि आगे हम इसकी कॉपी भेज रहे होते हैं और कॉपी के साथ जो मर्जी करें आप उस फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास अपनी ओरिजिनल डिग्री आपके पास है और कॉपी मुझे दे देते हैं उसकी कॉपी करके तो उस कॉपी के साथ मैं जो मर्जी ये जो है टेम्परिंग कर लूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि असल कॉपी के अंदर कोई चेंज हुई नहीं है। तो जब यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 30 दी थी और यहाँ पे 30 पास किया, यहाँ पे आ गई और बी की वैल्यू 60 दे दी तो यहाँ पे बी की वैल्यू 60 प्रिंट करेगा। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसके बाद यहाँ ये स्टेटमेंट आएगी तो आपकी वैल्यू 30 ही यहाँ पे प्रिंट करेगा, आपकी 60-30 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा क्विज़ है कि हम एक फंक्शन की मदद से एक वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को और वो फंक्शन आपकी वैल्यू रिटर्न करे कि उसका आंसर जो है फैक्टोरियल की फॉर्म में उसका रिजल्ट क्या है। हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है फैक्टोरियल इंट।
ये फैक्टोरियल का फंक्शन है जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल पास कर रहे हैं, पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं जो इंटीजर टाइप की होगी, और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर आएगी। मैन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया ए और एक फैक्ट, वेरिएबल ऑफ रन टाइम पे एक ही वैल्यू गेट कर ली यूज़र से, उस वैल्यू को हमने फैक्टोरियल के फंक्शन को पास कर दिया, और जो ही फंक्शन कॉल होगा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे ए में आएगी। आप सिंपल ए भी यहाँ पे कर सकते हैं, डिव सी में आपको ये सहूलत मौजूद है कि आप उसकी टाइप साथ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अर्ली कंपाइलर थे लाइक टर्बो सी जो बहुत अर्ली था उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होती थी। ए की वैल्यू यहाँ पे गेट हुई, और देखिए फंक्शन का नेम और उसकी रिटर्न टाइप प्रोटाइप के हिसाब से सेम है, और ये फिर हमने यहाँ पे जो फैक्टोरियल की लॉजिक हो गई इंट एफ इक्वल टू 1, और फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और आई लेस दैन इक्वल टू ए, आपने 1 से स्टार्ट किया, आपने ए तक जाना है, हर बार आई की वैल्यू को आप जो है इनकी हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 लिया था और 5 यहाँ पे और 5 की वैल्यू यहाँ पे ए में आ गई, और हमने आई को 1 से स्टार्ट कर 5 तक लेके जाना है, तो पहले वैल्यू 1 होगी, तो 1 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 एफ में 1 आ जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 2 होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी ये ट्रू है, 2 लेस दैन 5 लेस दैन इक्वल टू 5, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू एफ में पहले 1 पड़ा हुआ था तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा 3 हो जाएगी वैल्यू, ट्रू है, एफ में हमारे पास 2 है तो अब आई की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और अब एफ में 6 पड़ा हुआ है, 4 हो जाएगी वैल्यू, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 और पीछे हमारे पास एफ में 6 पड़ा हुआ था, 4 इंटू 6 24 आ जाएगा, और यहाँ की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो कंडीशन ट्रू है, 5 इज़ लेस इक्वल टू 5 यस, तो 24 एफ में पड़ा हुआ है, आई की वैल्यू 4 थी 5 थी, तो 24 इंटू 5 हमारे पास 120 हो जाएगा। जब आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट होकर 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एफ में हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्टोर्ड हो चुका है, तो जब आप लूप से बाहर आ जाएंगे तो एफ में 120 पड़ा हुआ है, तो आप उसी एफ की वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। जब ये रिटर्न होगी वैल्यू यहाँ से एफ की, तो सीधी यहाँ पे इस कॉलिंग फंक्शन की जगह पे आ जाएगी, और इस फंक्शन को हम ये वैल्यू आई है रिटर्न की एफ की 120 यहाँ साइन कर देंगे फैक्ट को, और यहाँ पे हमने फैक्ट को प्रिंट करवा दिया है। इसी फंक्शन को अगर हम लोग इसकी वैल्यू को जो है वो हम रिटर्न वापस नहीं करते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट इक्वल टू ना करें, सिर्फ फैक्टोरियल ए कर दें, और इस स्टेटमेंट को इन दोनों को हटा दें यहाँ से, और नीचे यहाँ पे वाइड लिखते हैं, और इसकी यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप में भी वाइड आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसका रिजल्ट हमने उस फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर ही प्रिंट करवा देना है, और मैन में वापस रिटर्न नहीं करना, तो वाइड फैक्टोरियल ए हो जाएगा। सॉरी लॉजिक लिखेंगे जब इस रिटर्न स्टेटमेंट की जगह पे रिटर्न एफ की जगह पे आपने ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कॉपी करके आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो आपका जो रिजल्ट है वो मैन में वापस रिटर्न नहीं होगा और यहाँ पे ही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्विज 2 है, ये आप लोगों के लिए है कि आप घर में होमवर्क है आपका कि आपके पास एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें किसी भी सर्कल का जो है वो आपने एरिया और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, एरिया का फंक्शन बनाना है और सरकमफ्रेंस का बनाना है, और इफ़ द यूज़र इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, आपने आर यूज़र से ले लिया और आर की वैल्यू एरिया को भी पास कर दी और सरकमफ्रेंस को भी पास कर दी। एरिया हमारे पास जो है हमारे पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफ्रेंस जो हमारे पास 2 पाई आर होता है, तो आप इन दोनों वैल्यू को पास करेंगे, और दोनों वे से करना है कि आपकी वैल्यू जो है मैन में वापस रिटर्न हो के प्रिंट हो, या और दूसरा ये है कि हमारा फंक्शन जो है जब वो उसकी वैल्यू जब कॉल हो तो कॉल्ड फंक्शन जो है उसकी वैल्यू को वहीं प्रिंट कर दे, मैन में वापस रिजल्ट रिटर्न ना करे। आई होप से इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, आप ये काम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनका हम एक रीकैप जल्दी से ले लेते हैं कि हमने देखा कि फंक्शंस कॉल कैसे होता है, और कॉलिंग फंक्शन कौन सा होता है, कॉल्ड फंक्शन कौन सा होता है, और फंक्शन का जो कॉलिंग बिहेवियर है वो कैसा होता है, फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ पे दी जाती है, और जब एक फंक्शन कॉल होता है तो मैन के अंदर से अगर कॉल हो रहा है तो मैन स्लीप स्टेट पे जाएगा, और जब कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा तो जब उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वेक स्टेट पे आ जाएगा, तो वो वेक से जब दोबारा कंट्रोल वापस मैन में आएगा तो मैन दोबारा हमारे पास एक्टिव हो जाएगा, और उस स्टेटमेंट के बाद जहाँ से कंट्रोल आउट हुआ था उसके बाद वाली स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने देखा जी कि हम रन टाइम पे फंक्शन की वैल्यू भी पास कर सकते हैं यूजिंग आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स, और फिर हमने देखा कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स लिए और उनका सम फाइंड करना चाहा। तो फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप ये होता है कि रन टाइम कंपाइलर को बताता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो इस्तेमाल हुआ है जिसका नेम ये है, उसके पैरामीटर्स इतने हैं, उनकी पैरामीटर्स की टाइप ये है, और उस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है या कुछ भी नहीं है, वो सारी हम एक्सप्लिसिटली मैन से पहले मेंशन कर देते हैं। तो उसके बाद जो है आप जब फंक्शन कॉल करते हैं
तो वैल्यू के साथ, तो कॉल बाय वैल्यू में आपकी जो एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यूज़ होती हैं जो हम कॉलिंग फंक्शन के अंदर पास कर रहे होते हैं, उन पैरामीटर्स की वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज़ जो होती हैं, वेरिएबल जो होते हैं उनको हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। तो जब वो वैल्यू पास करते हैं तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी कॉपी आगे आपकी फंक्शन डिफिनेशन में चली जाती है, फार्मूला आर्गूमेंट में गेट कर लेते हैं, उनकी प्रोसेसिंग वहाँ पे करते हैं। बाज़ अवत हम उनका रिज़ल्ट वहाँ पे फाइंड करने के बाद उनका रिज़ल्ट रिटर्न कर देते हैं। अगर आप मैन कॉलिंग फंक्शन को रिजल्ट रिटर्न करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी फंक्शन की डिफिनेशन में प्रोटोटाइप में अगर आपने रिटर्न टाइप मेंशन की हुई है तो इसका मतलब है एक फंक्शन जो है मीनिंगफुल वैल्यू आपकी वो रिटर्न करेगा। तो आपने जब रिटर्न किया तो आपकी जो फंक्शन, जो कॉलिंग फंक्शन उसको वैल्यू रिटर्न हो गई, वो वैल्यू हमने पीछे किसी वेरिएबल को क्वेट कर दी या साइन कर दी, और नीचे उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, फंक्शन की डिफिनेशन के अंदर इस रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी फंक्शन की प्रोटोटाइप के साथ वर्ड लिख देंगे और डिफिनेशन में वर्ड लिखेंगे, और ऊपर आपने सिंपल फंक्शन को कॉल करना है, और उसके अंदर आपने जो डिज़ायर्ड पैरामीटर्स की वैल्यूज़ है वो पास कर देनी है। फिर बता दूं आपको कि फंक्शन का प्रोटोटाइप ये कंपाइलर को बताता है कि इस फंक्शन का नाम क्या है, इसकी नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स की वैल्यू क्या है, कितने हैं, और उनकी टाइप क्या है, और फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है। फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो सेम होना चाहिए, मीन कि उसका फंक्शन का नेम और उसके पैरामीटर्स कितने हैं और उनकी रिटर्न टाइप क्या है, वो सारी हमारे पास सेम होनी चाहिए। कॉलिंग फंक्शंस और कॉल्ड फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल और फार्मूला आर्गूमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू सेम भी हो सकती है, आप रख सकते हैं। और आई होप सो कि आज के लेक्चर में आपको कोई मसला नहीं होगा, बड़ी इजी वे से मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई इस लेक्चर में, तो आप, इस लेक्चर को मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपने डाला हुआ है, आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, और इसके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन्स पे लाजमी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस जब आएंगी तो आपको इन्फॉर्म, ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो आई होप सो कि आप इस आपने लेक्चर गौर से सुना होगा और इसकी आपको समझ भी आई होगी, और जितने प्रोग्राम हमने आज के लेक्चर्स में बनाए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आपने अपने डेफसी के कंपाइलर के अंदर घर में बैठ के एक्सरसाइज भी करने हैं, और फिर भी कोई मसला होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हैं, तो वहाँ पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट लेक्चर इसी को कंटिन्यू करेंगे, फंक्शन के ऊपर हमारी मज़ीद डिस्कशन भी आएगी, तो और हम फर्दर लेक्चर में दे सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।